कि अब अंत हुआ मेरे भी इस सफ़र का। मैंने बहुत कुछ लुटाया अपने घर का। माँ की उम्मीदें तोड़ी सारी मैंने, बेटा अच्छा नहीं बन पाया मैं घर का। गांव का गुजारा भी हुआ था मुश्किल, गांव का गुजारा भी हुआ था मुश्किल, मगर मेरा खर्चा उठाया शहर का। और कभी थी मेरी मंजिल आसमां जैसी, अब मैं हो गया हूँ शायद दर बदर का। तो बस यही लाइनें थी आंसू प्रकाश भाई। मेरे दोस्त तो यार मत यार, जिंदगी का सफ़र ख़त्म नहीं होता है मित्र। ग्रामीण भूमियों से ही गांव में हर तरह की मेहनत मजदूरी मैंने की है। मम्मी ने देखा होगा, पिताजी ने देखा होगा। पिताजी तो नहीं है मेरे। 2004 से मैं घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ। जब माँ कहती फ़ोन करके कि आज 100 रुपये नहीं है घर में, उधर से लिया है उधर से लिया है, तो हम जैसे लड़के ना इस बत्रा पे घूम के 10 रुपये की चाय से समझौता कर लेते हैं। तो लोग बड़ा आसान है कह देते हैं कि मज़े ले रहा है वहाँ पे। नहीं, सब मज़े नहीं लेते यहाँ पे, सब नहीं लेते बिल्कुल भी। तो यही चीज़ है। अब भाई देखो, माफ़ी चाहूँगा मैं इन चीज़ों के लिए। नहीं देखो, मैंने अरे अब आंसू ख़त्म भी हो चुके हैं, पर न जाने फिर भी क्यों आ जाते हैं। आपके आंसू नहीं आएंगे, आप तो झेल रहे हैं उस चीज़ों को। हाँ, तो मैंने हमारे जब मेरे आ रहे हैं भाई, क्योंकि बहुत ईमानदारी से मैंने इस सफ़र को जिया है, बहुत ईमानदारी से। कुछ विषयों से इतर मेरी व्यक्तिगत समस्याएं रहीं। मुझे कोई शौक़ नहीं है कभी किसी भी चीज़ का, एक चाय के अलावा और पढ़ने के अलावा। उन्होंने उस दिन मैं निकल गया, रिजल्ट से 8 बजे रिजल्ट आया, मैं बाहर चला गया, पार्क में बैठा रहा। गांधी विहार, नेहरू विहार, हर जगह ढूंढते रहे पैदल पैदल। ये मुझे भैया गया कहाँ, मतलब कुछ कर तो नहीं लिया, कर तो नहीं लिया। डिप्रेशन में। अरे यार, मर कैसे सकते हैं, बहुत कर जाए अपने ऊपर, कैसे मर सकते। दुख होता है, शरीर टूटता है, जब तुमने वर्षों तुम चले हों, पैर थकते हैं। देखो, मैं घर में सबसे बड़ा, मेरी माँ घर में रहती है। वो मुझसे नहीं कहना चाहती, अभी जैसे मैं परेशान हूँ, अभी मेरी कल बात हुई थी, तो करी तो 5-6 दिन के लिए घर आ जा। तो शायद मेरे बस की नहीं है यार घर जा पाना। मैं अभी उसकी फ़ोटो देख के रो देता हूँ कि क्या लेके जाऊँगा उसके पास। आर्थिक व्यवस्थाएं आपकी कमज़ोर हैं और आप घर में बड़े हैं, चीज़ें तुम्हारी ठीक नहीं हैं, तो इस परीक्षा में आप पहले नहीं आना। कहीं पैर जमा लेना पहले, उसके बाद आसमान चूमते रहना, पहले आधार मिल जाए कदमों को। शायद मेरी थोड़ी सी गलती ये भी रही कि मेरी चीज़ें इतनी ठीक नहीं थे। पीछे फटी नाव लेके मैं समंदर में उतर गया। किरदार मेरा धांसू था, ये मैं थोड़ा सा ठीक था। मैं मानता हूँ कि बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, और थकान कितनी भी हो कदमों को चलना पड़ता है। और अक्सर फेल हो जाते हैं वो बहुत होशियार बच्चे, अक्सर फेल हो जाते हैं वो बहुत होशियार बच्चे, जिन्हें मजबूरी लिए साथ में पढ़ना पड़ता है। प्रकाश भाई, ये मुखर्जी नगर है ना, मैं बहुत लंबा परिचय है मेरा इस मुखर्जी नगर से। ये राजधानी है दिल्ली, ये हर कर्म की राजधानी है। यहाँ हर कुछ मिलता है, हर कुछ मौजूद है यहाँ पे। अच्छाई बुराई, संभलना बिगड़ना, ऐसी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। बशर्ते डिपेंड करता है वो आप पे कि आप कैसा मानसिक पात्र यहाँ लेके आए हो और उसमें क्या भरोगे। यहाँ आया, मैंने दृष्टि कोचिंग में एडमिशन लिया, फाउंडेशन 40, यहाँ नेहरू विहार क्लास चलती। मैंने क्लासें की पूरी। 21 सितंबर के आसपास, 2021 सितंबर में मेरा बैच स्टार्ट हुआ था। 1-2 साल उसमें सिलेबस में गया, और फिर तब से, मतलब तभी से मेरा यही सेटअप है, यही कमरा है, कुछ भी बदलाव नहीं करता मैं जल्दी से। मैं तब से यही हूँ, और मैं लास्ट हो गया इस परीक्षा में। तो मेरी माँ, मुझे बाहर निकलना है कि बेटा ठीक है। मेरी माँ बहुत सपोर्टिव है, मतलब उसी की वजह से हम सारा कुछ। हाँ, तो उसने कहा कि तू निकल बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो जो भी ज़मीन थी थोड़ी सी, हमने वो ठिकाने लगाई, फिर बेची जमीन। हाँ,
तो मैंने कि मम्मी रिस्क लेते हैं, तो वो खोने के लिए तो हम पे ज़्यादा कुछ है नहीं, और ये थोड़ी सी ज़मीन है, इससे कुछ होने वाला है नहीं। तो मैंने कि इसे कोशिश करते हैं, एक बार शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं तो शायद बड़ा हो जाए कुछ। मतलब दूसरों की भी मेहनत की है। फिर मम्मी से मैंने कहा कि माँ हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, भैंस वगैरह रखते घर पे, गाय भैंस दिल्ली से ले जाते, दूध बेचते। 12th क्लास तक 2012 तक मैं गांव में ही था। हम सारे बहन भाई 3-4 भैंसें हैं, दूध बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, उन्हीं में काम चल रहा था। पर मैंने कि मम्मी ऐसे काम चलेगा नहीं, मुझे बाहर जाना, मुझे पढ़ना है। 2012 की बात है, 12th थी मेरी उस साल। मैंने कहा मम्मी मुझे बाहर जाना है, मुझे पढ़ना है, क्योंकि मुझे मानसिक रूप से शायद मैं बचपन से ही सशक्त हो गया था, और मैं अपनी वजह से नहीं हुआ, परिस्थितियों की वजह से। मेरी कोई भूमिका नहीं है उसमें, ऑटोमेटिक हो जाता है। परिस्थिति जब बाप ना हो तो घर में बड़ा बेटा बाप हो ही जाता है। शायद कोई दिन जाता है जिस दिन मैं माँ से बात ना करूँ, पर ये परिणाम जिस दिन आते हैं, मेरी आवाज़ नहीं खुल पाती, फ़ोन पर उंगलियां जाके नंबर टाइप नहीं कर पाती माँ का। के जवाब क्या दे? जब रिजल्ट आता है, जब मैं फेल होता हूँ, तो मैं बात 1-2 दिन नहीं करता। बंदिशें हैं जिम्मेदारियों की, ये घड़ी की सुइयाँ हैं तैयारियों की, मेरी माँ डांटती है घर से फ़ोन करके, मैं चर्चा सुन रही हूँ तेरी शायरियों की। कहती है तैयारी यूपीएससी की करता है, बता ये हरकतें हैं अधिकारियों की। फिर आगे कहती है कि घंटों घंटों तक इसमें पढ़ना पड़ता है, सब छोड़ छाड़ कर आगे चलना पड़ता है, और रहने को रह ले तू चमकदार शहर में, मगर घर के अंधेरे को समझना पड़ता है। अभी तो वक्त है, तू कुछ भी कर सकता है, बिगड़ सकता है और संभल भी सकता है, वैसे गुजार ले तू वक्त को कैसे भी, मगर जब गुजर जाता है तो रोना पड़ता है। संभल कर चल वरना तू गिर ही जाएगा, हमारा तो क्या है, गुजरा है और गुजर जाएगा, मगर तू सोच थोड़ा सा कैसा लगेगा तुझे, जब बिन कामयाबी के तू घर आएगा, और हम पहुँचेंगे तेरे आंसू हताशा लिए, और तू मारे शर्म से अंदर से मर जाएगा। ये बातें हैं तेरी ही तरफदारियों की, पढ़ ले ये ज़िंदगी है जिम्मेदारियों की, ये घड़ी की सुइयाँ हैं तैयारियों की, मेरी माँ डांटती है घर से फ़ोन करके, मैं चर्चा सुन रही हूँ तेरी शायरियों की। उम्र में हो जाना चाहिए सब। पर मैंने बहुत पहले कहा था माँ, मैंने एक को तो बलिदान देना पड़ेगा घर में। हम पे कोई ज़मीन नहीं है, कोई सोर्स नहीं है ऐसा, कोई खेती बाड़ी नहीं है ऐसा, कोई प्रॉपर्टी नहीं है पुरखों की। तो मैंने कि अगर हम भी अगर ये 20-25 हज़ार अगर लग जाए अभी इधर उधर, तो उम्र हमारी पीढ़ियों को कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने कि ये समझ लिया कि लड़का तेरा महात्मा है। तो मैं कोशिश करता हूँ आगे कुछ बड़ा करने की। ये शादी ब्याह ऐसे, हम कोई चंद्रगुप्त मौर्य थोड़े हैं जो हमारी विरासतें हैं। मेरे लिए लिखा है बहुत गंदे ने। एक लड़का लिख रहा था उसमें कि ये मर गया कि अभी जिंदा है, जैसी जिसकी परवरिश है वैसा उसने आंका मुझे, और जिसने किया सफ़र मुझ जैसा अंदर तक झांका मुझे। पर मैं कहीं ना कहीं रास्ता हार गया अपना। हो सकता है हारे ना, यहाँ से आपकी शुरुआत हो। मैं अपनी पढ़ाई से पूरा संतुष्ट हूँ, फुल सेटिस्फेक्शन है। यूपीएससी की परीक्षा का शायद कोई कोना ऐसा नहीं है जो मैंने 10-15 बार अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन जो आसपास के लोग हैं ना, उनको इतना विश्वास था कि इस लड़के का नहीं रुक सकता। मैंने उस लेवल की मैंने त्याग किया है। 5 साल इस कमरे में, इसी सेटअप में, न जाना कहीं, ना आना, न किसी से मिलना, एक फिक्स शेड्यूल। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का रिजल्ट आया, और इस रिजल्ट के समय ही एक भैया हैं जो हमारे साथ में हैं। इनका वीडियो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, और वो वीडियो केवल इनने वो बनाया नहीं है, वो इनकी दिल की आवाज़ थी। सारे अटेम्प्ट ख़त्म हो गए इनके, जो इनकी उम्मीदें थीं, जो इनके सपने थे, वो कहीं ना कहीं वो दर्द छलक जाता है, और वही दर्द उन्होंने बयां किया। आज हम उनसे बात करने वाले हैं यूपीएससी की इस जर्नी में कौन कौन से ऐसे संघर्ष किए, कितनी मेहनत की, और मेहनत करने के बाद भी वो फल ना मिले तो जाहिर है बुरा लगता है। लेकिन उन्हीं से जानते हैं उनकी शुरुआत से अभी तक की कहानी, संघर्ष के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। अपने बारे में पहले तो बताएंगे। मैं दीपक कुमार, और यूपी के अलीगढ़ ज़िले से एक मेरा गांव है वीरमपुर, वहाँ से आता हूँ, गवाना तहसील से। तो उसमें बनावट तो कुछ भी नहीं है, बनावट कुछ भी नहीं कहेंगे। लिखने का शौक़ है शुरू से,
संघर्ष के रास्तों को शब्द देने की कोशिश मैंने बचपन से ही की है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि जो नए आने वाले बच्चे हैं कि यूपीएससी की तैयारी में हिंदी मीडियम से ना आएँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ मेरी व्यक्तिगत कमियां थी जो पढ़ाई से इतर होती हैं। तो बस अब अपना उम्र के हिसाब से भी मैं थोड़ा लेट आया था इस तैयारी में, तो मुझे 4 अटेम्प्ट मिल पाए और इस बार मेरा लास्ट हो गया 26 में, नहीं हो पाया। मेहनत बहुत की इस बार तो मुझे बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मेरा नहीं होगा। 1% भी, मुझे 1% भी ऐसा नहीं था कि मेरा होने वाला नहीं है। पूरी उम्मीद थी, बहुत तैयारी की थी, बहुत मॉक टेस्ट लगाए, विजन, दृष्टि, पुराने पेपर कम से कम 15 से 20 सालों के। अगर मैंने कि जीएस का पेपर जैसे परंपरागत तरीके से आ रहा था, अगर ऐसा आता तो लगभग मेरे 100 से तो नीचे जीएस में मार्क्स आने ही नहीं थे। और सीसेट में साइंस बैकग्राउंड से रहा, बीएससी पीसीएम, उसके बाद में फिर एमए मैंने हिंदी साहित्य से की। बच्चे भी पढ़ाई 11-12 के मैथ काफ़ी दिन, तो उसमें दिक्कत थी नहीं। पर आखिरकार जो पेपर का जो इस बार तरीका आया, उसने सारा कुछ गेम पलट दिया। और ऐसा गेम पलटा के मतलब ज़िंदगी सी थका दी उसने। और जो साझा किया उसमें कुछ भी 1% ऐसी बनावट नहीं है कि मैंने अपने आप को ट्रेंड करने के लिए ये चीज़ें मैंने की। बस इसके पीछे निहित एक कारण ये था कि मुझे पर्सनली थोड़े बहुत लोग जानते हैं और उन्होंने कहा कि भैया क्या हुआ आपके रिज़ल्ट का, क्योंकि मैं कुछ कविताएं अपनी संघर्ष की साझा करता रहता हूँ इंस्टाग्राम पर। तो उन्होंने पूछा भैया क्या हुआ, रिज़ल्ट का क्या हुआ। और हर बार किसी से कहना कि मेरा नहीं हुआ, वो कचोटता है और वो हर बार मारता है। जब रिज़ल्ट आया था तो मैंने देखा, मैं खाना खा रहा था, खाना खा के इस पीजी से मैं दूर गया और लगभग 3:30-2:30 बजे तक मैं एक पार्क में बैठा और रोता रहा। ऐसे मैंने रात गुजारी और कह कोई कुछ नहीं रहा था। और मेरी पढ़ाई पे संदेह मुझे तो थोड़ा बहुत होता, लेकिन जो आसपास के लोग हैं ना, उनको इतना विश्वास था कि इस लड़के का नहीं रुक सकता। मैंने उस लेवल की मैंने त्याग किया है। 5 साल इस कमरे में, इसी सेटअप में, न जाना कहीं, ना आना, न किसी से मिलना, एक फिक्स शेड्यूल। मेरे पूरे पीजी को मेरा पैटर्न पता था कि भैया कब उठता है, कब चाय पीता है, कब पढ़ता है। तो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए और साथ भी दिया लोगों ने। देखो आप जब अच्छाई के रास्तों पर जब जाते हो ना, कर्म तुम ईमानदारी से करते हो, तो कितना भी ख़राब इंसान हो तुम्हारा साथ देता है। बहुतों ने मेरा साथ दिया, सबका धन्यवाद। पर मैं कहीं ना कहीं रास्ता हार गया अपना। हो सकता है हारे ना, यहाँ से आपकी शुरुआत हो। जब प्रकाश भाई सफ़र जमी जैसा और मंजिल आसमां जैसी हो और वो न हासिल कर पाओ, तो वो दुख कभी जाता नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ से आगे कहाँ जाऊँगा, लेकिन हाँ इतना है, मैंने पढ़ाई से इतर में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैंने इसी में ही ज़िंदगी गुजारी है। और मुझे सिलेक्शन न होना एक वो मैटर है अलग, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई से पूरा संतुष्ट हूँ, फुल सेटिस्फेक्शन है। यूपीएससी की परीक्षा का शायद कोई कोना ऐसा नहीं है जो मैंने 10-15 बार अपनी आंखों से नहीं देखा। सिलेबस में हाथ पे रखता अपने पे, कोई पूछे जगा के आधी रात में हर टाइम रेडी। इस बार कम से कम नहीं तो आपको मैं क्या बताऊं, इस बार ऐसा हाल रहा कि इस बंद कमरे में कूलर बंद करके गेट बंद किया, इसका गेट बंद किया, कूलर बंद किया। मैंने कि ऐसा ही माहौल रहता है परीक्षा माहौल में। उसमें हॉल में जाओगे तुम, व्यवस्थाएं ज़्यादा अच्छी रहती नहीं है, गर्मी तो पड़ती है। तो मैंने कि मैं उसी पैटर्न में अपने घर पे मॉक टेस्ट लगाऊंगा। तो मैंने 9:30 से 11:30, 2:30 से 4:30, उसी फिक्स पैटर्न में कम से कम 45 दिन मैंने एग्ज़ाम लगाया अपने यहाँ पे खुद। 45 दिन, सुबह जीएस, शाम को सीसेट, और फिर उसके बाद में रात को कम से कम 6 से 7 घंटे अपना जो कोर सब्जेक्ट हैं, उन शॉर्ट नोट हैं, वो रिवीजन है सारे। अच्छा, तो और इस वीडियो को जैसे मैं कहना चाहूँगा, आऊँगा अपनी बात क्या है ना कि बिखराव बहुत ज़्यादा है तो चीज़ें बह जाती है बातों में इधर उधर। इस वीडियो को डालने का निहित बस इतना ही कारण था कि मुझको सबसे व्यक्तिगत रूप से कहना पड़ रहा था कि मेरा नहीं हुआ। तो मैंने कि मुझे सबको जवाब नहीं देना पड़ेगा। मैं एक ऐसा, ये मेरी आदत है शुरू से, मैं कविताओं में ही बात करता हूँ। तो मैंने उस पर डाला, मैंने कि लोगों को पता चल जाएगा कि इसका नहीं हुआ है, तो वो मुझे मैसेज नहीं करेंगे बार बार। बस उस चीज़ से बचने के लिए मैंने ये वीडियो साझा किया था। बाकी इसमें और कोई निहित कारण नहीं कि कोई लालच हो कि मुझे फेम पाना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पर मुझे लाइनें थी बिल्कुल झकझोर देने वाली थी। ऐसा कोई भी एस्पिरेंट नहीं होगा
स्टूडेंट नहीं होगा जो वीडियो देख के रोया नहीं हो, क्योंकि आपका दर्द अधिकतर छात्रों का वो दर्द है सारी, और ख़ासकर हिंदी मीडियम का। हिंदी मीडियम में जो दर्द है, वो संघर्ष है, इतनी मेहनत जो हिंदी मीडियम के छात्र करते हैं, मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के छात्रों के साथ पारिवारिक सपोर्ट और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो बहुत कम मिल पाता है। वो देते हैं सपोर्ट, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें, ये दर्द आपने जो कहा है ना, वो सभी छात्रों का कहा है, आपका पर्सनली तो है ही। और उसमें बहुतों ने, पहले तो अधिकांश में सभी का मतलब पैर छू के धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत प्यार दिया है मुझे, अथाह प्यार दिया है, बहुत हौसला दिया है, अपनापन, सांत्वना, जितना उन पर हो सका है उन्होंने मेरे लिए किया है। और आप जानते हो ये सोशल मीडिया है, हर किसी का अधिकार है कि कीपैड पे उंगलियां चल जाती हैं, तो कुछ उन्होंने गलत भी लिखा है। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा उनके बारे में, उनको भी शुक्रिया, क्योंकि उनकी जैसी परवरिश होगी उनके विचार भी उसी तरह से प्रसारित होंगे। मैंने बोला भी था कि जैसी जिसकी परवरिश है, मेरे लिए लिखा है बहुत गंदे ने, एक लड़का लिख रहा था उसमें कि ये मर गया कि अभी जिंदा है। अच्छा, हाँ, तो मैं उस भाई से कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैंने उसकी रील बिल्कुल साझा करने की कोशिश नहीं की, बस 2 लाइन कही, ये शब्द भी बोले। हाँ, कि ये मर गया कि जिंदा है, बकवास कर रहा है, फैम लूटने के आ रहा है। अरे भाई मेरे साथ चल के देख, मैंने उम्र गुजार दी इसमें, ज़िंदगी कैसे गुजरती है अपने हाथों से और कैसे संघर्ष किया जाता है। पर मैं नहीं कहूँगा उससे, क्यों, मैंने उसके लिए फिर मैं हमेशा उनमें 2 लाइनों में बात करता कि जैसी जिसकी परवरिश है, जैसी जिसकी परवरिश है, वैसा उसने आंका मुझे, और जिसने किया सफ़र मुझ जैसा, अंदर तक झांका मुझे। तो उसमें जैसी जिसकी परवरिश है, उसने उस हिसाब से अपने विचारों को प्रसारित किया है, लेकिन जिन्होंने सफ़र मेरे जैसा किया है, मुझे अंदर तक झांका है, कई सारे IAS IPS भाई, और कोचिंग इंडस्ट्री के मतलब अपनी कोचिंगों के वनडे एग्ज़ाम की कोचिंग्स हों या फिर अपना CSC की कोचिंग हो, सब ने बहुत प्यार दिया है और बहुत सारे मैसेज है, और मैं अभी सभी को नहीं जवाब दे पाया हूँ। सब ने कहा कि आप चिंता न करो, आपको कोई ज़रूरत हो कैसी भी, आप हमें मैसेज कीजिए। विद्याग्राम से आदित्य भाई है, उनकी टीम से कई लोग, राकेश सर करियर विल से भी कई लोग, अपनी दृष्टि, संस्कृति, लगभग सबसे बहुत शुक्रिया सभी का। और धीरे धीरे समय जैसे मुझे मिलता है, क्योंकि अभी तो वीडियो आउट हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो उस पर हर सेकंड पे कमेंट आती है और मैसेज आते हैं, तो मैं अभी उन्हें नहीं देख पा रहा हूँ, पर मैं हर एक को जाके प्रणाम करूँगा। उसमें मुझे कोई वो नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे देखूँगा। अच्छा, हाँ, न सुनने न कहाने, प्रकाश भाई, वो मेरी अंदर की आवाज़ थी। हाँ, क्या अंत हुआ मेरे भी इस सफ़र का, बहुत जिया मैंने ये, कि अब अंत हुआ मेरे भी इस सफ़र का, मैंने बहुत कुछ लुटाया अपने घर का, माँ की उम्मीदें तोड़ी सारी मैंने, बेटा अच्छा नहीं बन पाया मैं घर का, गांव का गुजारा भी हुआ था मुश्किल, गांव का गुजारा भी हुआ था मुश्किल, मगर मेरा खर्चा उठाया शहर का, और कभी थी मेरी मंजिल आसमां जैसी, अब मैं हो गया हूँ शायद दर बदर का। तो बस यही लाइन है प्रकाश भाई। मेरे दोस्त तो यार, मत यार, जिंदगी का सफ़र ख़त्म नहीं होता है मित्र। ख़त्म नहीं हुआ, बढ़ूंगा पर नहीं, मैं विषयतर तो जाऊंगा नहीं। मैंने जिया है और मेरा नहीं हुआ तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा किसी भाई से कि हिंदी मीडियम से आप तैयारी करने नहीं आया, आना नहीं, बिल्कुल आना, और बिल्कुल असंभव नहीं है सिलेक्शन लेना, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा। पढ़ाई अगर आप शिद्दत से आओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। बस रिक्वेस्ट इतनी है सभी से, इतना ही निवेदन है कि रील के आधार पर मत आना, गाड़ियों की बत्तियों की आवाज़ों के आधार पर नहीं आना, समाज के शोर शराबे के आधार पर मत आना। आपका रुझान, आपका इंटरेस्ट अगर उन किताबों में है, आपको दुनिया जानने का शौक़ है, भूगोल इतिहास को करीब से जानने का अगर शौक़ है, तो आप इस परीक्षा में आना। क्योंकि सिलेक्शन, वो कहते हैं ना, गंतव्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है, सफ़र जितना महत्वपूर्ण है। मंजिल तो बाद की बात है, लेकिन पहले उसका सफ़र तुम्हें तय करना पड़ेगा, कैसे होगा। तो उस अगर सफ़र में तुम्हारा इंटरेस्ट है, उस सफ़र में तुम रुचि रखते हो, तो इस परीक्षा में आना, हिंदी मीडियम से खास करके, वरना आना नहीं। क्योंकि रीलबाजी तो
रीलबाजी सिलेबस नहीं दिखाती ना, बिल्कुल बिल्कुल। भूगोल नहीं बताती, आपका पर्यावरण नहीं बताती, वो रील बताती है कि सिर्फ हाँ भौका लिए चलो। पर नहीं, अगर पहले सब कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, वो पढ़ो, तो मैं इतना कहने, एनसीईआरटी इसलिए बोलते हैं सबसे पहले कि आप इन विषयों के प्रति कितने सहज हैं, कितने सशक्त हैं, आपकी रुचियां क्या हैं, आप उसमें जानने में उत्सुक हैं या नहीं, बस वो चीज़ जान पाएँ, उसके लिए है एनसीईआरटी। ये प्रश्न आना तो बाद की बात है, पहला कारण वही है। आप उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, हाँ। आगे बढ़ने की चेष्टा है या हाँ नहीं। बिल्कुल। अच्छा, तो जी, ये बोलिए। जो संघर्ष आपका रहा, आपका जो वीडियो चला, ये जो आया सबके सामने पहुंचा, परिवार तक पहुंचा, क्योंकि 9-10 मिलियन इंस्टा पे वो देखने को वीडियो मिल रहा है। जी भाई जी। तो आप रहने वाले जहाँ से हैं, आपके एरिया में गया होगा, हाँ। तो आपकी मम्मी ने देखा होगा, पिताजी ने देखा होगा। पिताजी नहीं है मेरे। 2004 से मैं घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ, आपको बताऊँ, और मेरे छोटे सब बहन भाई हैं। मेरे घर में अगर कहीं कील ठुकती है तो मेरे दर्द यहाँ पे होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं पढ़ाई से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ अपनी से। वो कहता रहा हूँ विषयेतर, नॉन एकेडमिक फैक्टर्स इसे कहते, इनके पढ़ाई से अदर जो चीज़ें हैं, मैं कुछ उनसे परेशान रहा। जब माँ कहती फ़ोन करके कि आज 100 रुपये नहीं है घर में, उधर से लिया है, उधर से लिया है, तो हम जैसे लड़के ना इस बत्रा पे घूम के 10 रुपये की चाय से समझौता कर लेते हैं। तो लोग बड़ा आसान है, कह देते हैं कि मज़े ले रहा है वहाँ पे। नहीं, सब मज़े नहीं लेते यहाँ पे, सब नहीं लेते बिल्कुल भी। तो यही चीज़ है। अब भाई देखो, माफ़ी चाहूँगा मैं इन चीज़ों के लिए। नहीं देखो, मैंने अब आंसू ख़त्म भी हो चुके हैं, पर न जाने फिर भी क्यों आ जाते हैं। आपके आंसू नहीं आएंगे, आप तो झेल रहे हैं उस चीज़ों को। हाँ, तो मैंने जब मेरे आ रहे हैं भाई, क्योंकि बहुत ईमानदारी से मैंने इस सफ़र को जिया है, बहुत ईमानदारी से। कुछ विषयों से इतर मेरी व्यक्तिगत समस्याएं रहीं। मुझे कोई शौक़ नहीं है कभी किसी भी चीज़ का, एक चाय के अलावा और पढ़ने के अलावा और लेखन के अलावा। दुनिया में कहीं भी रहूं, माँ से एक बात मैं ज़रूर करता हूं, क्योंकि वो मेरी सारी दुनिया है। माँ ही दुनिया है। और मैं कुछ भी हो जाऊं कभी भी, मैं शून्य हूं, सारा वही है, वह उसी का प्रतिरूप है। मैं अगर कुछ भी आयाम पार लेता हूं आगे भविष्य में, उसमें मेरा किरदार ना के बराबर रहेगा। मेरा केवट वही है, क्या वही है। मैं उसी के बहुत लिखता हूँ। इसलिए मेरी माँ ने मुझे बहुत उंगली पकड़ के बचपन से चलाया है। तो माँ के लिए भी आपने बहुत लिखा है, बहुत। माँ के लिए तो बहुत लिखा है। बस उसका तो तुम वॉल पे जाओगे तो शायद माँ ही नज़र आएगी आपको। कुछ बोलना चाहेंगे माँ के लिए? माँ का संघर्ष तो देखो, एक तो अचानक से आए, पर फिर भी लिखा हुआ है काफ़ी। मैं यहाँ माँ ने कसम खा के भेजा था। मैं अपने यहाँ अलीगढ़ शहर से आता हूँ मैं, तो मैं कोचिंगों में, स्कूलों में उस टाइम पे थोड़ा सा लोग मुझे जानते थे, पसंद करते थे मेरे शब्दों को। तो मैं कविताएं पढ़ता था, लेखन पे काम भी बहुत किया मैंने। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं काफिया और तुकांत मिला के, थोड़ा सा मात्राएं भी मिलाता हूँ। इतनी व्याकरणिक जटिलताओं में तो नहीं जा पाता मैं पढ़ाई की वजह से, पर मेरी बहुत रुचि है लेखन में। तो माँ ने कहा कि बेटा तू जा तो रहा है, और पर मंच नहीं पकड़ेगा कोई, तो किसी मंच पे जाके बोलेगा नहीं। तो मैंने ये चीज़ें 5 साल छुपाई हैं। लेकिन इससे ऐसा नहीं है कि मेरी पढ़ाई पे जरा सा भी कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि ये मेरी आत्मा है। ये तो आत्मा मेरी आत्मा, हाँ, मेरी ऐसा है। मुझे कोई व्यक्ति नहीं चाहिए अपने साथ, मुझे अकेलापन चाहिए। कुछ भी, मैं सारा दिन पढ़ता हूँ, शाम को अनायास कोई दिक्कत होती है तो मैं लिखता हूँ। मेरे जितने पेज आगे से भरे रहते हैं उतने पीछे से मेरे लेखन से। तो मेरी ये पहले लोगों ने काफ़ी पसंद की थी कि कलम पर बंदिशें हैं जिम्मेदारियों की, कलम पर बंदिशें हैं जिम्मेदारियों की, ये घड़ी की सुइयां हैं तैयारियों की। ये मेरी माँ कह रही है मेरे से। वो डांटती थी जब मैं कविता डालता, क्यों डाल रहा है, गांव में बदनामी करवा रहा है तू, क्या करता रहता है, पढ़ने भेजा है कि तू ये कविताएं लिखने। मेरी मम्मी, नहीं डालूंगा आगे से। तो इसमें थी कि कलम पर बंदिशें हैं जिम्मेदारियों, कलम पर बंदिशें हैं जिम्मेदारियों की, ये घड़ी की सुइयां हैं तैयारियों की। मेरी माँ डांटती है घर से फ़ोन करके, मैं चर्चा सुन रही हूँ तेरी शायरियों की।
कहती है तैयारी यूपीएससी की करता है, बता ये हरकतें हैं अधिकारियों की। फिर आगे कहती है कि घंटों घंटों तक इसमें पढ़ना पड़ता है, सब छोड़ छाड़ कर आगे चलना पड़ता है, और रहने को रह ले तू चमकदार शहर में, मगर घर के अंधेरे को समझना पड़ता है। अभी तो वक्त है, तू कुछ भी कर सकता है, बिगड़ सकता है और संभल भी सकता है, वैसे गुजार ले तू वक्त को कैसे भी, मगर जब गुजर जाता है तो रोना पड़ता है। संभल कर चल वरना तू गिर ही जाएगा, हमारा तो क्या है गुजरा है और गुजर जाएगा, मगर तू सोच थोड़ा सा कैसा लगेगा तुझे जब बिन कामयाबी के तू घर आएगा, और हम पहुँचेंगे तेरे आंसू हताशा लिए और तू मारे शर्म से अंदर से मर जाएगा। ये बातें हैं तेरी ही तरफदारियों की, पढ़ ले ये ज़िंदगी है जिम्मेदारियों की, ये घड़ी की सुइयाँ हैं तैयारियों की, मेरी माँ डांटती है घर से फ़ोन करके, मैं चर्चा सुन रही हूँ तेरी शायरियों की। तो मैं उसी को लिखता हूँ, वो ज़रा सा इशारा करती है, मैं अपने शब्द को से कुछ शब्द सजा देता हूँ उसमें। ये रिजल्ट आया, ये सारी चीज़ें उस दिन पूरी याद आ रही होंगी। मैंने माँ से बात नहीं की 2 दिन 3 दिन, जबकि शायद मैं घर से लगभग 2013-14 से बाहर हूँ। 6 से 7 साल मैं अलीगढ़ रहा हूँ अपने निजी शहर में। मेरा गांव है थोड़ा सा 25 किलोमीटर गवाना के पास पड़ता है। को शायद कोई दिन जाता है जिस दिन मैं माँ से बात ना करूँ, पर ये परिणाम जिस दिन आते हैं, मेरी आवाज़ नहीं खुल पाती, फ़ोन पर उंगलियाँ जाके नंबर टाइप नहीं कर पाती माँ का। के जवाब क्या दे? जब रिजल्ट आता है, जब मैं फ़ेल होता हूँ तो मैं बात 1-2 दिन नहीं करता, पर वो कहती है कि बात नहीं करेगा तो पास थोड़ी ना हो जाएगा। अभी भी खूब उसने बहुत सांत्वना दी है। अभी कह रही थी कि कोई बात नहीं, अभी पीसीएस है तेरे पास, एक झटके में निकाल देगा तू पीसीएस। मैंने कि मम्मी मुझे अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं है, मेहनत पे भरोसा पूरा है, किस्मत पे नहीं है मुझे। मैं पहले कुछ कमाने का देखूँगा थोड़ा सा, ताकि मैं यहाँ रहने लायक मेरा काम चल जाए। मैंने कहा मम्मी अब मैं घर से पैसा नहीं ले पाऊँगा। कैसे हो पा रहा था घर से? इतने घर से 4-5 साल आपने जो दिया है, 5 साल इसी कमरे में, इसी बेड पर, किसी सारी चीज़ें, इनका यही सेटअप है, 5 साल से इसी कमरे में है। और पिताजी 2014 में एक्सपायर हो गए, 2004 में एक्सपायर हो गए, मतलब अब बचपन में। हाँ, हम अपने जो गांव था हमारा नेजी, हाँ, वहाँ से हम ननिहाल में रह रहे हैं पिछले 20 साल से। नाना मामा हमें देखते हैं, अच्छा, बड़ा सहारा है उनका भी। और भी लोग हैं, शायद मैं साझा नहीं कर पाऊँगा, बहुत हेल्प करते हैं। तो सभी की सहायताओं से हम आगे चले हुए हैं। मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे 2 छोटे भाई हैं, 1 बहन है। छोटा भाई भी बीएससी है, टेक्निकल डिप्लोमा है। भाई मेरा 3 से 4 बार नेट क्वालिफाई है ज्योग्राफी से, वो भी कोशिश कर रहा है शायद असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं हो जाए। मेरी बहन भी सबसे छोटी यही तैयारी करती है, राखी, वो भी नहीं, वो यहाँ हिंदी एमए हिंदी साहित्य से है और इसी के लिए तैयारी कर रही है, नेट वगैरह के लिए। यूपीएससी में मैं ही आगे बढ़ा हूँ, वो उधर प्रोफेसर लाइन में। अच्छा। हाँ, तो सारे पढ़ ही रहे हैं, घर से लुटा ही रहे हैं। अच्छा, जो और सबसे बदहाल हालत हमारे ही घर की है गाँव में शायद, क्योंकि हम शादियों से निकल गए। जो ग्रामीण पृष्ठभूमि की विचारधाराएं होती है कि इतनी उम्र में हो जाना चाहिए सब, पर मैंने बहुत पहले कहा था माँ, मैंने एक को तो बलिदान देना पड़ेगा घर में। हम पे कोई ज़मीन नहीं है, कोई सोर्स नहीं है ऐसा, कोई खेती बाड़ी नहीं है ऐसा, कोई प्रॉपर्टी नहीं है पुरखों की। तो मैंने कि अगर ये 20-25 हज़ार अगर लग जाए अभी इधर उधर, तो उम्र हमारी पीढ़ियों को कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने कि ये समझ ले कि लड़का तेरा महात्मा है। तो मैं कोशिश करता हूँ आगे कुछ बड़ा करने की। ये शादी ब्याह ऐसे, हम कोई चंद्रगुप्त मौर्य थोड़े हैं जो हमारी विरासतें हैं। तो मैंने कि माँ मैं बढ़ता हूँ आगे। तो भाई बहन को पढ़ाओ, हम भी पढ़ रहे हैं। हाँ, सारे, मैंने किसी को अपने घर में, मेरी बहन सबसे छोटी बोली मुझे बाहर रह के पढ़ना है, मेरी बहन तू भी पढ़, क्योंकि हम लड़कों का ये अधिकार थोड़ी है। बिल्कुल है, बेटी है तो क्या हुआ। तो मैंने उससे भी कहा कि तुझे जहाँ पढ़ना है बहन पढ़, हम पूरा सपोर्ट करेंगे, जब तक पढ़ना है पढ़। मैं अपने घर में ये चीज़ें नहीं लागू होने देता। अच्छा दोस्त, मेहनत आप जो लाइब्रेरी जाते थे कि इसी कमरे में बैठ के आपका? मैं अपनी थोड़ी सी यात्रा बताता आपको। हाँ। ग्रामीण भूमियों से ही गांव में हर तरह की मेहनत मजदूरी मैंने की है।
और सब कुछ 10th, किया? हाँ सब कुछ किया है मैंने, नौकरी भी की है हम्म, गांव में, दूसरों की भी मेहनत की है। मतलब फिर दूसरों के लिए। हाँ, फिर मम्मी से मैंने कहा कि माँ हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, भैंस वगैरह रखते घर पे, गाय भैंस दिल्ली से ले जाते, दूध बेचते। हम्म, 12th क्लास तक 2012 तक मैं गांव में ही था। हम्म, हम सारे बहन भाई 3-4 भैंसें हैं, हम्म, दूध बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, उन्हीं में काम चल रहा था। पर मैंने कि मम्मी ऐसे काम चलेगा नहीं, मुझे बाहर जाना, मुझे पढ़ना है। हम्म, 2012 की बात है, 12th थी मेरी उस साल। हम्म, मैंने कहा मम्मी मुझे बाहर जाना है, मुझे पढ़ना है, क्योंकि मुझे मानसिक रूप से शायद मैं बचपन से ही सशक्त हो गया था, और मैं अपनी वजह से नहीं हुआ, परिस्थितियों की वजह से। मेरी कोई भूमिका नहीं है उसमें। ऑटोमेटिक हो जाता है परिस्थिति, जब परिस्थिति। जब बाप ना हो तो घर में बड़ा बेटा बाप हो ही जाता है। बिल्कुल। तो मैंने कि माँ मुझे बाहर निकलना है, कि बेटा ठीक है। मेरी माँ बहुत सपोर्टिव है, मतलब उसी की वजह से हम सारा कुछ। हम्म, हाँ, तो उसने कहा कि तू निकल बेटा, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, तो जो भी ज़मीन थी थोड़ी सी हमने वो ठिकाने लगाई, फिर बेची। जमीन। हाँ, तो मैंने कि मम्मी रिस्क लेते हैं, तो हम्म, खोने के लिए तो हम पे ज़्यादा कुछ है नहीं, हम्म, और ये थोड़ी सी ज़मीन है, इससे कुछ होने वाला है नहीं। तो मैंने कि इसे कोशिश करते हैं, एक बार शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं हम्म, तो शायद बड़ा हो जाए कुछ। हम्म, तो उन्हें कहा ठीक है बेटा, सही कह रहा है। तो मैं 2012 में बाहर निकला, हम्म, बीएससी की मैंने पीसीएम से। हम्म, 3 साल बाहर रहा, बच्चे भी पढ़ाए मैंने, 11th-12th के मैथ पढ़ाता था बच्चों को मैं। हम्म, जब टारगेट अलग थे, बात क्या है ना, हर समय, हर महीने, हर साल व्यक्तियों के उद्देश्य बदल जाते हैं कि ये करना है इस बार, ये करना है। बिल्कुल। तो मेरा भी इधर आने का उस टाइम पे कोई प्लान था, मेरा था कि मैथ मेरा ठीक था। तो मैंने कि मैथ पढ़ते और पढ़ाते, 11th-12th के बच्चे पढ़ाता था, बीएससी कर रहा था, तो मैं सोच रहा हूँ आगे बीएससी के पढ़ाऊँगा, आईआईटी के भी पढ़ाऊँगा। फिर मामा जी हमारे, वो बोले कि ज़िंदगी भर थोड़ी ना प्राइवेट टीचर रहेगा, कल को बीमार हो गया तो कैसे होगा काम। मैं वहाँ से फिर पीछे हटा, मैं नहीं आगे बढ़ता हूँ। फिर धीरे धीरे मैं वनडे एग्ज़ाम की तरफ बढ़ा। मैंने लगभग लेखपाल, पटवारी, कांस्टेबल हुआ मेरा, तो उसमें हाइट में निकाल दिया मैं, हाइट नहीं बैठती मेरी इतनी। 2012 में 2013 में हेड कांस्टेबल का दिल्ली पुलिस का। वीडियो में भी हुआ बहुत आगे तक, वहाँ भी मैं अंततः सफल नहीं हो पाया। फिर वहाँ से हटा, फिर मैंने सीजीएल ट्राई किया 2017 में, 16 में मैं दिल्ली आया, मासी रहती है मेरी, उनके पास में रहा। सीजीएल में भी मैं काफ़ी आगे तक गया, यहीं राकेश सर से मैथ, और इनसे किसी से रीजनिंग, किसी से विक्रमजीत सर काफ़ी सपोर्टिव हैं मेरे, बहुत प्यार करते, उनसे रीजनिंग पढ़ी, क्रिस्टोफर सर से इंग्लिश पढ़ी। तो उस टाइम पे भी सीजीएल में काफ़ी ठीक था, आगे तक बढ़ा। लेकिन बात क्या है ना कि जब जैसे ही तुम जिस पर्यावरण में जाते हो, आपको लगता है कि आपके अंदर क्षमता है, तो आपका दिमाग फिर चलता है कि जब क्षमताएं हैं तो क्यों ना रिस्क ले लिया जाए, शायद कुछ बड़ा हो जाए। तो मुझे लगता था कि मैं सीजीएल की इस पोस्ट से इतने टाइम में आगे जाऊंगा, अगर मैं पीसीएस भी निकाल लेता हूं तो पहली पोस्टिंग हो जाएगी मेरी 15 साल की भाई। जहाँ जहाँ सीजीएल वाला बच्चा, अगर मैं सीजीएल में सेलेक्ट होता हूँ तो मुझे 10-15 साल लगेंगे उस पोस्ट पर आने को, जहाँ पहली पोस्टिंग एसडीएम की होती है पीसीएस के थ्रू। तो मैंने कहा मैं पीसीएस में ट्राई कर लेता, हालांकि कोई जॉब छोटी नहीं है। मैं कांस्टेबल के भी मैंने ट्राई किया, मेरी हाइट नहीं रही, पर मुझे लगा कि क्षमताएं हैं, मैं सोच पाता हूँ समाज को, अपने आप को, तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर मैंने यहाँ से चला गया मैं 17 में वापस। और जीएस के प्रति जो रुझान है, अलीगढ़ में मनु आईएएस अकेडमी करके एक सर है, अजय यादव सर, उनके यहाँ से मेरे जीएस में बहुत रुचि बढ़ी। हालांकि जानने की मेरी इच्छाएं पहले से थी, तो उनके आधार पर मुझे जीएस बहुत प्यारी लगने लगी। वो पढ़ाते थे, अब तो नहीं पढ़ाते, अब चंदोसी पढ़ाते हैं अपने यहाँ पे। तो जीएस मैंने वहाँ से शुरू की, उनके यहाँ से 2017-16 में। मुझे लगा यार तो बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड का था पीसीएम से। तो फिर मैंने उसी टाइम पे जो एनसीईआरटी वगैरह सारा कंप्लीट कर दिया। वो पढ़ाते तो वनडे एग्जाम के लिए थे, पीसीएस के लिए भी पढ़ाते थे वो, लेकिन मैं वनडे एग्जाम तक टिका ही नहीं। फिर जीएस में मुझे बोला नहीं, मुझे ये पढ़नी है पूरी। तो मैंने उसी टाइम पे ये सारी एनसीईआरटी 6 से 12, जैसे तुम हिस्ट्री देखोगे तो 6, 7, 8 तुम्हारा प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, फिर 12वीं में जाके जो नई एनसीईआरटी हो, तीनों पार्ट, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, वो उस तरह से मैंने बड़ा संगठित तरीके से पढ़ा। तो मुझे लगा यार यही सिलेबस तो है आगे सिविल सर्विसेज का, यही पीसीएस का, यही आईएएस का है, तो मैंने इसमें तो कुछ भी बाहर नहीं है, थोड़ी सी कोशिश करनी है बस। तो मैं लॉकडाउन लग गया 18, मेरे कई साथी हैं पीसीएस में लगे हुए यूपी में, 18-19 बैच के, हमने पीसीएस दिया भी था, बहुत कुछ आगे तक पहुँचे भी थे उसमें। फिर लॉकडाउन आ गया,
गांव में फंस गए। गांव वाले बड़े प्यार करते थे, प्रधानी का चुनाव लड़ा दिए। अच्छा। हाँ हाँ, उसमें भी हारे कुछ वोटों से। मैंने कोई बात नहीं, बड़ा दुख हुआ। फिर मैंने माँ से कहा, मैंने कि मम्मी मुझे अब बर्बाद तो वैसे भी हो गए, मैंने कहा वो ऊपर जाना है थोड़ा सा और। बोले कि तेरा जो मन करे तू कर ले, मैं तेरे साथ हूँ। तो छोटा भाई देहरादून रहता था, मैं इधर आया, दोनों छोटे बहन भाई फिर अलीगढ़ वो पढ़ने लगे, डीएस कॉलेज से अलीगढ़ से। फिर मैं आईएएस की तैयारी करने आया। और मैं झूठ नहीं कहूँगा, बेशक गरीबी ये पैसा एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि शिक्षा अच्छी पाने के लिए डॉक्टर, वकील और शिक्षक थोड़ा अच्छा चुनो शुरुआत में। क्योंकि शुरुआत में जब बच्चे का रुझान होता है ना पढ़ने का, तो वो उस विषय को मोहब्बत करते हैं। और उस समय पे अगर तुम्हें गलत गाइडेंस मिल गया तो तुम कर तो लोगे उस चीज़ को पूरा, लेकिन वो तरीका मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं होगा। और जब दोबारा उसको तुम पढ़ने जाओगे तो उस रुचि के साथ नहीं पढ़ पाओगे जिस रुचि के साथ आपने पहली बार पढ़ा था। तो मैं ये गाइडेंस ज़रूर करूँगा कि अच्छी संस्था, अच्छे मेंटोर, कोचिंगों का एक, मैं थोड़ा सा विषय तरफ हो जाता हूँ पर कोई नहीं, सुन लेना, थोड़ा सा अनुभव है अपना। कोचिंगें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कोचिंगों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपसे जो आगे चला गया है ना, आपका मेंटोर। हाँ, क्योंकि कोचिंगें का रोल क्या है कि अब हमारे शिक्षक आए हमें पॉलिटी पढ़ाने, तो वो हमें पॉलिटी का आर्टिकल 1 से 395 तक ज्ञान दे जाएंगे सारा। लेकिन वो 60 से 70 क्लास तुम्हारी हुई, उन 60 से 70 क्लासों को जो प्रीलिम्स में 18 क्वेश्चन आते हैं, मेंस में जो कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो नहीं बताएंगे वहाँ पे। वो तुम्हारे विषयगत विशेषताओं को इम्प्रूव करेंगे। तो कोचिंग विषय पढ़ाती जाएंगी आपको, लेकिन आपके एग्जाम हॉल में उन चीज़ों को अप्लाई कैसे करना है तो थोड़ा सा पीछे हो जाती हैं। रास्ता में क्या क्या हमें करना है वो चीज़ें नहीं बता, ये सब बता देंगे आपको पूरी मार्केट में कि पढ़ना क्या है, सबको पता है। बुक लिस्ट हर एक बच्चा पता है क्या है, शुरू में ये सपने देखता है, मेरे पे कम से कम 100-200 मैसेज आते लगभग, भैया मैंने ये बुक लिस्ट है देखो, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी की, ये देखो ठीक है। अब मैं उन्हें समझा नहीं पाता, मैंने कि भाई 5-6 मिनट में ये चीज़ें नहीं पूरी होती, मेरी संघर्ष लंबा है। तो आप मेंटरशिप भी दे रहे थे क्या? हाँ, कुछ बच्चों को, वैसे पर्सनली नहीं दे रहा था, बस गाइड करता था। गाइड? हाँ, ऐसे पर्सनली मैंने किसी को कुछ नहीं दिया, क्योंकि मेरी इतनी शायद हैसियत नहीं है अभी, क्योंकि मैं भी सफ़र में था। बस उनसे इतना कहता था कि मैं थोड़ा सा आपसे आगे हूँ, तो चीज़ें मैंने थोड़ी संगठित की हैं। आप जहाँ 2-4 साल भटकोगे तो शायद मेरी सहायता से या मेरी वजह से 1-2 साल बच जाए आपका। तो कोचिंगों का काम है कि जैसे कहते हैं ना कि तलवार तुम सोने की ले लो, लेकिन उसे चलाना नहीं आएगा ना, तो वो किसी काम की नहीं है, कोई काम की नहीं। तो कोचिंग विषय तुम्हारे पूरे करा देंगे, लेकिन वो अप्लाई कैसे करने हैं आपको प्री मेंस में, वो तरीका नहीं। तो वो तरीका आपको वो बताएगा जो झेल के गया है आगे, और आपका जो मेंटोर होगा। और बड़ी अच्छी चीज़ हुई है अब मेंटोरशिप का जो कल्चर चला है, तो उसमें सिर्फ फोकस्ड आपको वहीं रखते हैं। तो मैं यहाँ आया, मैं थोड़ा इधर हो गया, माफ़ी चाहूँगा। नहीं, हाँ, है तो सारी पढ़ाई की ही बातें। और मैं आगे भी बच्चों से मैंने कह रखा है, मेरा नहीं हुआ, मैं ऐसा नहीं कि छोड़ के भागूंगा, चीज़ें बर्बाद हो गया, बर्बाद कुछ नहीं होता, बस एक समय बर्बाद होता है, बस थोड़ा सा। और बाकी चीज़ें अगर आपने मेहनत की है ईमानदारी से, तो मुझे अपनी मेहनत पे डाउट नहीं है, कभी भी नहीं रहा, और इसी के सहारे में लास्ट अटेम्प्ट तक चला आया। मुझे मेहनत पे अपनी पे जरा सी डाउट नहीं थी, क्योंकि कुछ था ही नहीं ऐसा जो नहीं पता हो। बस कुछ चीज़ें हैं जो अव्यवस्थित करती हैं हमें थोड़ा सा, यानी उसमें काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ आया, मैंने दृष्टि कोचिंग में एडमिशन लिया, फाउंडेशन 40, यहाँ नेहरू विहार क्लास चलती। मैंने क्लासें की पूरी 21 सितंबर के आसपास, 2021 सितंबर में मेरा बैच स्टार्ट हुआ था। 1-2 साल उसमें सिलेबस में गया, और फिर तब से, मतलब तभी से मेरा यही सेटअप है, यही कमरा है, कुछ भी बदलाव नहीं करता मैं जल्दी से, मैं तब से यही हूँ, और मैं लास्ट हो गया इस परीक्षा में। यहाँ तक यूपीएससी का खुद को पढ़ने का समय आपका जो था, अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं? एक चलता भी तो होगा कि जिसके लिए हमारा एक मंजिल है, हाँ, अचानक मंजिल तक ना पहुंच पाना, पहुंचते पहुंचते रह जाना, और दूसरा रास्ता वहाँ से बन जाना कि भाई ये, और डिजर्व होते हुए भी न मिल पाए चीज़ें। हाँ, डाइवर्ट हो गया, रास्ता ही डाइवर्ट हो गया। देखो, मैंने उम्र गुजारी है किताबों में, मैं इससे अलग नहीं जाऊंगा। मेरा नहीं हुआ,
अभी विश्वास लोगों को कम होगा मेरे पे क्योंकि मैं सफल नहीं हूँ, पर पहले मुझे कोई एक स्टेट पीसीएस देखना है, कोशिश करूँगा उसमें पूरी। और अपने आने वाले जितने भी छोटे बहन भाई हैं, शायद जो मैंने गलतियाँ की हैं मैं उन्हें नहीं करने दूँगा, कोशिश करूँगा। ऐसे गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं है, कोई मानेगा अच्छी बात है, थोड़ा सा आसान होगा उसके लिए, क्योंकि इस सफ़र में मैं काफ़ी जीत चुका। तो मेरा प्लान यही है, पहले तो अभी यहाँ दिल्ली में रहने के लिए मुझे एक थोड़ी सी जॉब देखनी है, कहीं काम मिल जाए ताकि मैं यहाँ रह सकूँ। और उसके साथ बच्चों को भी गाइड करूँगा मैं, बच्चा इन दोस्तों भाई बहनों को, अपनों को, कोई बच्चा नहीं, उनको भी गाइड करूँगा प्रॉपर। और अपना कोई स्टेट भी निकालना है, स्टेट पीसीएस कोई सा, क्योंकि साबित तो करना पड़ेगा। क्योंकि तुम कितनी भी योग्यताएं लिए फिर रहे हैं, आप पे प्रमाण पत्र नहीं है, कोई नहीं पूछेगा, तो साबित तो करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि शायद मेरे हिस्से में चीज़ें आ जाएं, कोशिश करूँगा। अच्छा। हाँ, तो बच्चों को भी गाइड करना है, खुद को भी साबित करना है थोड़ा सा, और हो सकता है आगे भविष्य में मैं जाऊँगा शिक्षा के क्षेत्र में। अच्छा, ये संघर्ष जो चलता है ये छात्रों का, यूपीएससी हो, सिविल सर्विस हो या कोई स्टेशन में, इसके ऊपर लिखा है आपने कभी कुछ ऐसा? आप अपने आप पे तो लिखते ही रहे हैं, आप कुछ बोलना चाहें आप? बहुत कुछ है, देखो इतना लिखा है प्रकाश भाई कि शायद अगले 1 साल में तो नहीं बोला जाएगा पूरा। आप अभी कॉपी वो भी बता रहे थे, आप पेज हाँ, कॉपी हाँ। वगैरह, मतलब आपकी सारी, हर पेज पे आपकी कुछ ना कुछ आपकी बात लिखी है, और जो भी लिखा है अपना अंदर से रियलिटी है, फेक कुछ भी नहीं है। मोहब्बत पे किसी ज़माने पे लिखा था, दुनिया लिख रही है, लेकिन उससे अलग भी चीज़ें हैं बहुत सारी। शादी का भी प्रेशर आता होगा घर से कि कर ले? भैया कौन करेगा हमारी शादी, घर में कुछ है नहीं, सफलता हमारे हाथ में नहीं है। माँ की इच्छाएं हैं, मेरा अपना कोई रुझान नहीं। माँ का बहुत टूटती है, क्योंकि जब पड़ोस में ही देखती है कि हमारी सबसे छोटी बहन से भी 2 साल छोटा लड़का, उस पर 2 बच्चे हैं, सोचो मैं सबसे बड़ा घर में, तो बहुत कचोटती हैं। मेरी माँ बहुत परेशान होती है इसके लिए। तो अभी तो ऐसा, हम जैसे लोगों को बिना सफलता के बेटी कौन दे देगा? आप डिजर्व कर रहे थे, आपको सफल होना ही था। हाँ, होना ही और ऐसे लोगों की क्यों परीक्षा लेता है भगवान? क्या चाहता क्या है बताइए? आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस समय पे, सिलेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मुझे लगता है कि पता नहीं क्या चाहता है वो, मैं नहीं जानता। मैं कर्म करना जानता हूँ, मैं उससे कुछ नहीं मांगता कभी भी, क्योंकि अगर ऐसा कोई है, ईश्वर जैसी कोई व्यवस्था है, पूजा पाठ घर के, मैं भी आता हूँ, मेरी माँ बहुत पूजा करती है, तो मैं उससे मांगूँ तो ये तो बड़ी हल्की बात होगी। जब उसने हमें बनाया है तो वो नहीं जानता कि इसे चाहिए क्या, तो उसे सब पता है। पर मेरा क्या है, मेरा घर से मेरी आदत है, मेरी माँ बहुत पूजा पाठ वाली है बचपन से ही, तो आदत है मेरी पूजा करने की। मैं सुबह उठता हूँ, मेरा वही रूटीन रहता, सबसे पहले अपना पूजा करनी है अपनी, मुझे शांति मिलती है उससे, मैं वो करता हूँ, पर किसी लालच से नहीं करता। मैं अरदासें नहीं लगाता, मुझे ये दे दो वो दे दो। अरे तेरा बनाया हुआ हूँ, तुझे नहीं पता क्या चाहिए? बड़ा अजीब हाल है, तुम देखोगे। मैं चलो इस चीज़ों पे नहीं जाते, ये धार्मिक चीज़ें ठीक है, विश्वास है, मैं खुद पर इतना विश्वास है कि जो किस्मत में भी नहीं होगा उसको छीन लेंगे, लेकिन ये केवल शब्द हैं, कोशिश है। देखो वादा, मैं अब ऐसा हो गया हूँ प्रकाश भाई, पहले मेरी एक कविता थी, मैं आप सुनाता कि मैं किस भाव से किस भाव पे आ गया हूँ। 100% दुनिया में कुछ भी नहीं है, न 100% कोई पढ़ाई पढ़ता। अब पढ़ाई का भी रूटीन मैं आपको बताऊं, आप पहले पूछ रहे थे, हम हट गए विषयों से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, हम हो जाते हैं 75, तो 15-16 घंटे कोई नहीं पढ़ता, और पढ़ता होगा तो भाई वो उसकी व्यवस्था है। पर मेरा जो अपना मानना है, एवरेज पढ़ाई 8 से 10 घंटे के बीच में आपको करनी चाहिए। और मन नहीं कर रहा है आपका पढ़ाई का, मत करो, 1 दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ, गिल्ट मत पालो। पता है बात क्या है प्रकाश भाई, ये मुखर्जी नगर है ना, मैं बहुत लंबा परिचय है मेरा इस मुखर्जी नगर से। ये राजधानी है दिल्ली, ये हर कर्म की राजधानी है, यहाँ हर कुछ मिलता है,
हर कुछ मौजूद है यहाँ पे। अच्छाई बुराई, संभलना बिगड़ना, ऐसी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। बशर्ते डिपेंड करता है वो आप पे कि आप कैसा मानसिक पात्र यहाँ लेके आए हो और उसमें क्या भरोगे, क्या लेना चाहते हो, वो तुम पे निर्भर करता है। यहाँ हर चीज़ है। डुबकी लगा के जाओ, हाँ, जो चाहो वो मिल जाएगा। बदनामी भी बतेरी है इस जगह की। यहाँ न पढ़ने वाले भी लोग बहुत हैं, क्योंकि दो तरह के लोग हैं यहाँ। एक तो यहाँ पढ़ने आए हैं और एक पढ़ने भेजे गए हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा अगर किसी की बातों को अगर आहत होता है, पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं गलत भी हो सकता हूँ इन चीज़ों में, पर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि यहाँ कुछ भेजे गए हैं लेकिन कुछ आए हैं। और जो यहाँ पढ़ने आए हैं ना, वो घर में कहीं ना कहीं अपनी तिजोरियों को खाली करके आते हैं, बाप की पगड़ियों को उतार के आते हैं, माँ के झुमकों को बिकवा के आते हैं। वो बच्चे यहाँ सड़कों पे नहीं घूमते। वो बच्चे जानते नहीं। मुझे यहाँ 6 साल हो गए। ये लाल किला आपको मैंने पहली बार देखा है, मेरे को ये पता नहीं था मुखर्जी नगर में हो। और अधिकतर बच्चे मेरे को जानते हैं, मैं उनको भी फेस से जानता हूँ, लेकिन मैंने आपको मार्केट में कभी देखा नहीं, जबकि आपको 5 साल इधर हो गए। वो इस गली से मैं लगातार गुजरा हूँ। मैं कभी नहीं। मैंने यहाँ से अपनी कोचिंग संस्था, कमरा, और शाम को मेरा रूटीन है इधर गांधी विहार साइड ये गंदा नाला है, तो उस पटरी पे मैं अपना टहलने चला जाता। किसी पार्क में जाके अकेला बैठ जाता। मैं नहीं जाता इधर भीड़ में, बहुत कम जाता हूँ। चाय पीनी होती तब जाता हूँ। बाकी घूमने के नाम पे मैं दिल्ली में कभी नहीं कहीं गया। लाल किला, कुतुब मीनार, मैं नहीं जानता चीज़ें ये हैं किधर। ये पता है वैसे सारा इतिहास भूगोल पता है कि चीज़ें हैं कहाँ, विश्व तक पढ़ा है हमने, पर देखने नहीं गए। पर हाँ, भौतिक रूप से मैं वहाँ नहीं गया। मतलब देखा ही नहीं अभी तक? ना, नहीं गया। अभी इंडिया गेट ना, कुछ भी नहीं। लाल किला कुछ भी नहीं। दिल्ली से मुखर्जी नगर आए, वो उधर से घर से मुखर्जी नगर, और इस कमरे में अपना कैद। इसके बाद कोचिंग, अपनी पढ़ाई कमरे पे ही। और ऐसा नहीं है कि मैं दिन रात पढ़ता हूँ, शायद कोई नहीं पढ़ता। एक टाइम होता है, जैसे प्री आया नज़दीक तो बच्चे दिन रात कर लेते हैं, मैं भी करता उसमें। प्री निकल गया तो जो जैसे इस बार 21 अगस्त का है, शायद मेरे नसीब में नहीं रहा कि जो अभी 21 अगस्त का मेंस है, तो ये 2 से ढाई महीने का जो पीरियड मिलता है, इसमें दिन रात बच्चे कर लेते हैं। जितना झोंका जाता है अपने आप को दवाएं खा खा के, यहाँ कभी कमर में दर्द हो रहा है, कहीं चलाते हैं अपने आप को। मेंस के लिए आप शुरू से कर रहे होंगे तैयारी? हाँ, फाउंडेशन था शुरू से ही। एक प्री, एक टाइम मेंस, आंसर राइटिंग भी करना अपना, और PYQ लगभग पिछले 20 सालों से, लगभग 20 सालों के PYQ, और लगभग 25 से 30 बार मैंने अपनी आंखों से गुजारे विथ एनालिसिस। 20 साल के? हाँ, लगभग 20 साल के। देखो ये अभी मैं मटेरियल तुम्हें दिखा था, एक दृष्टि से हमें मिला था, 6 बुक मिली थी, वो उस टाइम पे की थी। हाँ। और बाकी एक प्रीलिम्स कैप्सूल करके मिला था, और मेंस कैप्सूल। देखो मेंस वाली अभी तो मेरी टेबल पे ही है, आपको दिखाऊं। ये मेंस वाली है, ये मेंस आंसर राइटिंग की, ये पुरानी किताब है मेरे पे, 13 से 22 तक की। और ऐसी ही प्रीलिम्स की थी दृष्टि की, वो कई बार पढ़ चुका। फिर मुझे लगा थोड़ा और पढ़ना चाहिए, तो विजन IAS का ये मैं बताता हूँ। ये तो टेस्ट सीरीज है मेरी। ये तो टेस्ट सीरीज आपने कितनी लगाई थी? अब कुछ मत पूछो, बस ज़िंदगी लगा दी, इतनी लगा दी। अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया है, सब कुछ लिया। अब ये देखो, ये लगभग 1 2 3 4 5 6 7 नोटबुक हैं ये। विजन IAS का PYQ है ये। बड़ा अच्छा एनालिसिस है। और भी हैं, एक धर्मेंद्र जाखड़ भैया हैं, उनका भी एक बुक है, बहुत अच्छा है। अपनी दृष्टि का भी बहुत अच्छा बुक है, मैंने वो कई बार पढ़ा है, इसीलिए आया मैं शौक के तौर पे। तो ये भी मैंने 6 किताब लगभग 5 से 6 बार कर रखी है। इसमें ये अलग अलग चीज़ें हैं सारी, ये इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, सारा। अच्छा, धर्मेंद्र जी का भी ऐसे ही रहा है, इंटरव्यू 4 दिए उन्होंने। बहुत जेन्युइन इंसान है वो, मैं बहुत रेस्पेक्ट। मैंने इंटरव्यू उनका किया है। अच्छा। हाँ, तो मतलब उनने भी डिजर्व वो करते थे, लेकिन 4 इंटरव्यू दिए, क्या 5वां था इस बार ये 4। मैं उनके लिए एक चीज़ कहूँगा कि देखो, पर्दे के उस पार जो लोग हैं, दीवार के, जो सेलेक्ट हो गए और 1-2 नंबर से इधर रह गए, ज़रूरी नहीं है वो पढ़ाई की वजह से रहे हैं। मेरी ये कविता थी, इस पर मैं सुनाऊंगा। बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, और थकान कितनी भी हो कदमों को चलना पड़ता है। और अक्सर फेल हो जाते हैं वो बहुत होशियार बच्चे, अक्सर फेल हो जाते हैं वो बहुत होशियार बच्चे, जिन्हें मजबूरी लिए साथ में पढ़ना पड़ता है। तो पढ़ाई के साथ मैं एक निवेदन और करूँगा मैं सभी बहन भाइयों से।
आपके घर में फाइनेंशियल यानी कि आर्थिक व्यवस्थाएं ठीक हैं, आप मानसिक रूप से ठीक हैं, आपको लगता है कि मैं सिलेबस के आधार पर इस परीक्षा में चला जाऊंगा, रील के आधार पर नहीं, और आप 4-5 साल, अगले 4 से 5 साल घर के बिना किसी दबाव, घर से ये नहीं फ़ोन आना चाहिए कि आज घर में 100 रुपये नहीं है जहर खाने को भी, अक्सर बोलते हैं हमारे घरों में, क्योंकि वो यहाँ मार देती है वो चीज़। जब घर से फ़ोन आता है ना कि बेटा इस आप तो बड़े थे, हाँ, तो आपके लिए तो ये और हाँ, बहुत बहुत चैलेंज रहा होगा। हाँ, हाँ, आर्थिक व्यवस्थाएं आपकी कमज़ोर हैं और आप घर में बड़े हैं, चीज़ें तुम्हारी ठीक नहीं हैं, तो इस परीक्षा में आप पहले नहीं आना, कहीं पैर जमा लेना पहले, उसके बाद आसमान चूमते रहना, पहले आधार मिल जाए कदमों को। शायद मेरी थोड़ी सी गलती ये भी रही कि मेरी चीज़ें इतनी ठीक नहीं थे, पीछे फटी नाव लेके मैं समंदर में उतर गया। किरदार मेरा धांसू था, ये मैं थोड़ा सा ठीक था, मैं मानता हूँ, क्योंकि मुझे अब मेरे से कोई पूछता है ना कि तुम्हारा कौन सा विषय तुम्हारा अच्छा है, मैं बता नहीं पाता क्योंकि सारे विषय ठीक है। मैंने सब में कर, हाँ, और वो करनी ही होती है। हाँ, सब में। मेरे से कहते हैं तुम्हें पॉलिटी अच्छी लगती है, हिस्ट्री अच्छी लगती है, मतलब इतिहास, भूगोल, समाज, पर्यावरण, क्या अच्छा लगता है? मेरे भाई सब अच्छा लगता है। कैसे निर्धारित करूँ कि ये अच्छा है? क्यों कि प्रीलिम्स में तुम देखोगे लगभग वेटेज एक जैसा है इनका। हाँ, तो वो चीज़ें, तो मैंने ये कम से कम पिछले 20 सालों के पेपर प्रीलिम्स के 2013 से लेके मेंस के क्वेश्चन सारे, और भी टेस्ट सीरीज वगैरह, मतलब बहुत रगड़ा है, सब वो काम किया है जो ज़रूरी है, बहुत रगड़ा है, बहुत रगड़ा है। और अब मेरे जो हाथ के लिखे हुए सारे नोट्स हैं, हर एक विषय के क्लास में लिखाते हैं सब टीचर्स, मैंने फाउंडेशन दृष्टि से किया था, तो सारा वो बोल के कराते हैं, तो वो लगभग वो अपने नोट्स तो उनकी तो गिनती नहीं हो, शायद वो कितने बार पढ़े होंगे, तो उन्हें तो बस कोई उठा के भी पूछे कि आर्टिकल 17 का भाग, उससे संबंधित जो नियम था वो कहाँ लिखा हुआ है, तो मैं बता दूंगा वहाँ हैं वो चीज़ें। तो सारी व्यवस्था थी, इस बार बस कह नहीं सकता। अच्छा, माँ ने ये तो बोला होगा कि बेटा ऐसा करो, घर आ जाओ, कि इधर ही का ही बोला है कि अभी उधर ही रहो, क्या बोला है? देखो, मैं घर में सबसे बड़ा, मेरी माँ घर में रहती है, वो मुझसे नहीं कहना चाहती। अभी जैसे मैं परेशान हूँ, अभी मेरी कल बात हुई थी, तो करी तो 5-6 दिन के लिए घर आ जा, तो शायद मेरे बस की नहीं है यार घर जा पाना। मैं अभी उसकी फ़ोटो देख के रो देता हूँ कि क्या लेके जाऊँगा उसके पास। तो अभी जब मेरी कहीं व्यवस्थाएं ठीक बैठती हैं, कहीं किसी कोचिंग को मैं गया हूँ, मैं आज अपनी कोई कोचिंग गया था दृष्टि, कहीं मुझे कुछ बोलने का मिल जाता है, करंट अफेयर का कुछ मिल जाता है, तो अपनी आजीविका हल्की सी चल जाए, करूँगा मैं शिक्षा के क्षेत्र में ही आगे, तो मेरा यहाँ रहने का हो जाए, और तभी मैं कहीं कमरा ले लूँगा यहाँ से अलग, क्योंकि यहाँ मैं पीजी में रहता हूँ, एक लड़का और शेयर करता है, तो दिक्कतें आती हैं काफ़ी। तो तब माँ को मैं एक दिन बुलाऊँगा, घर नहीं जा सकता, घर जाने में मुझे बहुत दिक्कत है। मुझसे कहेगा कोई कुछ नहीं। जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन भी इस पीजी के सारे बच्चे, सारे भाई मेरे, लगभग 17-18 लड़के हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, बहुत शुक्रगुजार हूँ, और लगभग और भी 50-60 लड़के होंगे यहाँ पे जो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। उन्होंने उस दिन मैं निकल गया रिजल्ट से, 8 बजे रिजल्ट आया, मैं बाहर चला गया, पार्क में बैठा रहा, गांधी विहार, नेहरू विहार, हर जगह ढूंढते रहे पैदल पैदल, ये मुझे भैया गया कहाँ, मतलब कुछ कर तो नहीं लिया? कर तो नहीं लिया, डिप्रेशन में। अरे यार मर कैसे सकते हैं, बहुत कर जाए अपने ऊपर, कैसे मर सकते? दुख होता है, शरीर टूटता है, जब तुमने वर्षों तुम चले हों, पैर थकते हैं। अच्छा, ये बताओ, कर्जा भी आप कह रहे हैं, मतलब सब कुछ दांव पे लगा के, सब कुछ करने के बाद अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाए हो आप। हाँ, इसके लिए भी सैल्यूट है दोस्त, क्योंकि ऐसे लोग बहुत, और उनके लिए भी जो ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी सीख है। देखो, तो वो बात क्या है ना, मानसिक सशक्तता होना थोड़ा ज़रूरी है, मैच्योरिटी बड़ी ज़रूरी है, मन में आता है, मैं मानता हूँ जो लोग ऐसा कदम उठाते हैं, विनती है पहले तो नहीं उठाना चाहिए, पर वो मोमेंट जिस टाइम पे होता है ना, तो हमारे जैसे, हम, मेरा रिजल्ट आया उस दिन, अब जितना विश्वास मुझे था ना कि मेरा हो जाएगा, मुझसे ज़्यादा विश्वास मेरे यहाँ आसपास वाले लोगों का था कि इसका नहीं रुक सकता। हाँ, मेरा अब जैसे इस पहले भाई थे हमारे
मंजीत भाई जो जिनका पीजी चलाया उन्होंने, मैं 2-3 साल उन्हें मैंने प्रॉपर पैसा दिया, मैं छोड़ के जाने लगा था बीच में। तो हालांकि वो व्यक्ति बड़ा व्यापारिक टाइप का है, उसने छोड़ता नहीं वो चीज़ें पैसे किसी पे, पर उसकी भी लॉजिक ठीक है। वो कहता है कि दीपक भाई एक बात बताओ, जो बच्चा घर से 20,000 जिसके आ रहा है वो 15,000 की दारू और सिगरेट पी जा रहा है, तो मैं उस पर अपना किराए का 5,000 क्यों छोड़ूं? मेरी भाई लॉजिक है, ये भी सही बात है। तो लेकिन आप कितना भी कैसा भी इंसान सही, लेकिन आप जब कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, आपके व्यक्तित्व में वो झलकता है कि आप करेंगे, तो आपका हर कोई साथ देगा। हर कोई नहीं देगा तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि साथ देंगे, हर कोई तो नहीं देगा, मैं जानता हूँ, मुस्कुराते ज़्यादा हैं, हर कोई लेकिन कुछ लोग आपका साथ देंगे। अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं। मंजीत भाई ने कहा कि ये पीजी तेरा है, मुझे तेरे से एक पैसा नहीं चाहिए, और तुझे जब तक रहना है रह यहाँ पे, जब तक मैं पीजी चला रहा हूँ तब तक तू रह। और कभी, और भाई वो दिन आज का दिन है, उस भाई ने मेरे से कभी किराया नहीं मांगा, पर ऐसा नहीं है कि मैंने दिया नहीं। मेरे घर से जो आता है पैसा आता है हर महीने मेरे पास, तो जैसे अब घर से 8,000 आया या 10,000 आया, 9,000 आया, तो तुम जानते हो मुखर्जी नगर में बड़ा दिक्कत हो जाती है। और यूपीएससी की तैयारी है, एक मैगजीन भी खरीदनी होती है, तेल साबुन पानी सब खरीदना होता है। तो मैंने उसको कभी कम दे दिए, जिसका निर्धारित कराया था उससे कम दे दिए, तब भी उसने कोई बात नहीं बोली, और न उसने मांगा मेरे से। फिर कम से कम 1-1.5 साल उसने मेरी बहुत हेल्प की है। तो ये कहीं ना कहीं मेरा कर्म ही था, ईमानदार, जो उसने मेरी मदद की। ऐसे लोगों के सहारे मैं चला हुआ हूँ आगे तक। मेरे 3-4 ऐसे भाई हैं छोटे, घर परिवार से बाहर। मैं रात को उनको फ़ोन कर दूं कि मुझे दर्द हो रहा है मेरे सर में, टैबलेट, तो वो पैसा नहीं भेजेंगे, टैबलेट लेके आ जाएंगे। ऐसे भी साथी हैं मेरे। तो वो कहते हैं ना कि चमक के सहारे बहुत जुगनू नज़र आते हैं। मेरी एक रचना है, उस पर पड़ी हुई है सारी, कि चमक के सहारे बहुत जुगनू नज़र आते हैं, कामयाबी में तो सब अपने नज़र आते हैं। और आगे है कि नहीं आते नज़र वो दूर तक, जो रिश्तेदारी में बहुत करीब आते हैं। जब ज़रूरतें होती हैं तो बहुत कम लोग नज़र आते हैं, पर हैं कुछ साथी मेरे अभी आंसू पहुँचने वाले, अभी हैं कुछ साथी मेरे आंसू पहुँचने वाले, मैं जब जहाँ आवाज़ दूँ वो दौड़े आते हैं। तो उन्हीं के सहारे चल रहा है मेरा सब। तो संघर्ष तो बहुत है दोस्त आपका। एक और मतलब रचना मैं इन्हीं में बात करता हूँ ज़्यादातर है कि देखो सबको, जानो खुद को, कैसे यहाँ महान हुए हैं, संघर्षों के बिना यहाँ पर राम बिना भगवान हुए हैं। तो सब कुछ देखो, रील, हवाबाजी, हवाओं में उड़ता हुआ धुआं, लेकिन उसमें नहीं आना। आपके कदम उस सफ़र तक जा पाएंगे, थोड़ा सा तय करना, मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, बच्चे पे डिपेंड करता है। अगर सारथी अच्छा हो तो रथ कहीं भी जा सकता है। उनका मेंटोर अच्छा होना चाहिए, गाइडेंस, सही दिशा के साथ आओ, सही परिस्थिति के साथ आओ, रील के सहारे मत आओ, सिलेबस के सहारे आओ। अगर तुम्हारा जीएस में पढ़ने में रुझान है, क्योंकि पूरी परीक्षा ही जीएस की है, सामान्य अध्ययन की है, अगर तुम सामान्य अध्ययन में सहज हो तो तुम इस परीक्षा में आओ। अगर आप सिर्फ ये कह रहे हो कि मुझे रील अच्छी लग रही थी, भाई साहब IAS हो गए तो रौला हो गया चारों तरफ, तो वो अभी रौला तुम्हें नज़र आ रहा है, वो 7-8 साल घिसे हुए नज़र नहीं आएंगे उसमें। वो आपकी यात्रा पता खुद को होना चाहिए कि भाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, वो तुम पे निर्भर करता है और बाकी व्यवस्थाओं पे भी निर्भर करता है। हम जैसे जो आगे निकल आए, हमारा भी फर्ज बनता है कि उन्हें चीज़ें ठीक बताएं। मैं करूँगा भी, एक छोटा सा यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करूँगा धीरे धीरे। तो मैं, आप बिल्कुल करिए, क्योंकि आपका जो अनुभव है, संघर्ष है, सारी चीज़ें, यही तो गाइड चाहिए उनको, जो देखते हैं और कोचिंग भी लेते हैं, लेकिन जो वास्तविकता एक अनुभव होने के बाद, सारे चीज़ें अटेम्प्ट देने के बाद, सब कुछ तो आपने कर लिया है, हर चीज़ की है। अब इसको आप अपने भाइयों तक, बहनों तक, जो भी आपके दोस्त आपको देख रहे हैं, ज़रूर पहुँचाऊँ, वहाँ तक ज़रूर पहुँचाना है दोस्त। मैं ज़रूर पहुँचाऊँगा, और आप सभी से रिक्वेस्ट भी करूँगा, थोड़ा करना सपोर्ट भाई। बिल्कुल, हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। तो मैं से यही देना चाहूँगा दोस्तों, थका हूँ, मैं हारा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये परीक्षा पास नहीं होगी। मेरी विषय से इतर कुछ चीज़ें ऐसी रहीं जिनकी वजह से मैं नहीं हो पाया। ऐसा भी नहीं है कि हिंदी माध्यम से नहीं होगा। आप अगर मेहनत करते हो, आपकी दिशा ठीक है, आपके कदम ठीक हैं, और आप जिधर जा रहे हो आपका ध्येय निर्धारित है, और आप अपने में दृढ़ संकल्पित हैं कि मुझे ये करना है,
आपको करना है, किसी की वजह से नहीं, तो आप कर जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं, मैं हार गया हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बर्बाद हो गया। मैं ये फिर कहता हूँ बात, रोना धोना दुख है भाई, वो नहीं जाएगा। दुख नहीं जाएगा। वो भाई अब मेरी बरसों की तपस्या है। मैं आज दृष्टि गया था नोएडा सेंटर पे, तो जैसे ही मैंने देखा ना, एक लड़का बाहर पूछा कि भैया आप अस्मिता से हो, मेरी आंखों में आंसू आ गए। नहीं भाई मैं अस्मिता से नहीं हूँ, क्योंकि सफ़र शायद मैं उधर होता, मेरा हो जाता तो। पर मैं कहना चाहूँगा दुख है, धीरे धीरे एक नेचुरल प्रोसेस है, वो धीरे धीरे जाएगा। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इसमें होगा नहीं, बेहतर होगा। और स्टेट पीसीएस तो मुझे लगता है कहीं नहीं जाता इसके बाद, क्योंकि इससे छोटी ही सीढ़ी आती है, वो हो जाएगा, वो हो जाता है, पक्का हो जाएगा। हाँ हो जाता है। अगर आपने इस विषय के समंदर को अच्छे से झांक रखा है तो आपकी नाव को कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल। हाँ ठीक है दोस्त। हाँ। तो दोस्तों ये थे दीपक भाई, बहुत रुलाया, हर बात में दर्द दम, पता नहीं, मैं सही बताऊँ मैं रो रहा हूँ जब से आपका इंटरव्यू किया। आंसू ये आते हैं जो दिल से और सच्चाई से जो आपने बात की, और जो संघर्ष है वो आपने रियल में पूरा संघर्ष बताया। और सबसे बड़ी बात तो ये आपके कंधों पे जिम्मेदारी। पिताजी 2004 में ख़त्म एक्सपायर हो गए, फिर तो मतलब पहाड़ से ऊपर से आ जाता है, गिर जाता है। ये सारी चीज़ें करने के बाद वो यहाँ हैं, अभी भी संघर्ष सफ़र जारी है। जैसी जिसकी परवरिश वैसा उसने आंका मुझे, और जिसने देखा सफ़र मुझ जैसा अंदर तक झांका मुझे। तो जिसने ये सफ़र जिया है, ईमानदारी से जिया है, उसने मुझे सुना है, आशीष भी दिया है, प्यार भी दिया है और सांत्वना भी दी है, और कहा भी है हम हैं। तो आप अगर कर्म करते हो, बहुत लोग हैं आपके साथ। हार गया हूँ, थक गया हूँ, ये बात एक अलग है, पर मैं अपनी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, जो नए राही जो आ रहे हैं सफ़र में, मैं उनको गाइड करूँगा, मतलब करूँगा क्या, कोशिश करूँगा करने की। हाँ बिल्कुल करना ही है आपको दोस्त। तो मेरी तरफ से आपको एक सुझाव है और रिक्वेस्ट भी है, क्योंकि अपना अनुभव जरूर बताना दोस्त। अभी मैंने वो चीज़ें इसलिए नहीं डाली कि लोगों को लगेगा कि ब्लैकमेल करके व्यू एकदम ज़्यादा चला गया तो अब यूट्यूब का प्रचार कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं, वो मेरी रचना थी, वो मैंने उसके वो रचना के मैंने बताई नहीं मैंने ये क्यों डाली थी, क्योंकि 100 से 150 मैसेज आ रहे थे, तो मैंने कि वो जवाब देता एक वीडियो में सिमट जाए। बिल्कुल। वो इसलिए किसको बताएंगे भाई, किसका नहीं हुआ, वो दुख को बता पाना सबको मुश्किल भी होता है। गला भर जाता है, आंखें उतर आती हैं। किसी ने पूछा भाई हुआ नहीं हुआ, अब क्या बोलूं। वो एक चीज जानते हैं, हुआ या नहीं हुआ, वो नहीं जानते कि इसके साथ बीत रही कैसी होगी, इसने क्या क्या किया है उसके लिए। तुम सफलता की इस लकीर के कितने पास हो, कितने दूर हो, कोई लेना देना नहीं, आप इसको पार कर पाए नहीं, बस वो मैटर करता है समाज के लिए। पर उस पर नहीं जाना तुम, ये तो अलग चश्मा है, क्योंकि वो जिस समंदर में आया नहीं उसकी गहराई क्या पता उसे। बिल्कुल। तो जिसने जो ये सफ़र देखा नहीं तो वो नहीं बता सकता। और कुछ भी नहीं है भाई, यही कहूँगा, आपसे भी रिक्वेस्ट है। और मैं एक यूट्यूब अपना चैनल है वैसे, अभी मैं लिंक डालूंगा उसकी इंस्टाग्राम पर भी, और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सही लोगों तक चीज़ों को पहुंचाना। और मैं अपने अनुभव धीरे धीरे करके, अभी मैं सहज हो जाऊं 2-4 दिन में, मेरे पैर थोड़े यहाँ जम जाएं, तो मैं साझा करूंगा अपना पूरा अनुभव। और अभी भी शिक्षा में ही हूँ मैं, इससे तर नहीं जाऊँगा, कोशिश करूँगा आगे बढ़ने की, क्योंकि इसी में जिया है मुझे। ठीक, थैंक यू भाई। तो भाई जो भी आपने भाई से सीखा हो, मुखर्जी नगर में 5 साल इसी कमरे में, इसी कुर्सी पे, इसी बेड पे सारी व्यवस्था उनने कर रखी, अपनी मेहनत संघर्ष सब कुछ यहीं पे देखा है। लेकिन उनका सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ पे बोल दें अटेम्प्ट ख़त्म होने से उनका सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। अब वो सफ़र जारी है, उनके लिए कुछ और बेहतर होने वाला है। इनसे क्या सीखा है, क्या जाना है, कैसी इनकी कहानी लगी, सारी की सारी कहानी के बारे में आप कमेंट करके सुझाव, मैसेज जो आप पूछना चाहें वो बता सकते हैं। भाई से संपर्क कर सकते हैं। इनके लिए हम कॉलैब भी करेंगे, भाई से सारी चीज़ें इनसे पूछ सकते हैं, बाकी गाइड भी करेंगे दोस्त। नमस्कार।